चैप्टर 5 है 11th क्लास, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में भी पढ़ा था, चैप्टर 4 था। इसमें ऐसा क्या है कि अलग पढ़ेंगे। तो ये बात बताइए, अच्छा इसके फैक्टर क्या होंगे? अगर सपोज मैं आपसे पूछता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इसको इसलिए बोला जाता है क्वाड्रेटिक जो हमारा वर्ड है वो क्वाड्रेटस से मिलके बना है। क्वाड्रेटस मीन्स होता है स्क्वायर, मीन्स जिसकी डिग्री 2 होती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें LHS RHS दोनों होती हैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जिसमें केवल एक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो आप इजीली कर सकते हो और आंसर आएगा -2 और -3। ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। रियल नंबर, दुनिया में जितने भी नंबर सारे रियल नंबर हैं केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जिसकी आज तक कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर पाया। रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट -5, इनकी कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएगी। इसकी क्या वैल्यू, रूट -4 मान लो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। लेकिन इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्यूब रूट -8। क्यों? इसको हम लिख सकते हैं -2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 1/3। तो 3 कैंसिल हो गया, -2 आंसर आ जाएगा इसका। तो मैं ऐसे जो नंबर जिनको आज तक कोई बंदा सॉल्व भी नहीं कर पाया, इस पर रिसर्च चल रही है लेकिन फिर भी आज तक कोई रूट -1 की वैल्यू कोई नहीं बता पाया, तो ऐसे नंबर को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, उसको ज़रा हम लोग देखते हैं। अगर ऐसे ही एक टीचर पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे ने इक्वेशन पूछी कि सर x² + 1 = 0, इसके रूट्स क्या होंगे? तो देखिए बहुत सिंपल है, x² + 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट -1। अब वो टीचर कन्फ्यूज़ कि रूट -1 की तो वैल्यू पता ही नहीं, तो उस समय आज तक नहीं पता है। तो फिर ऐसे केस में बोला गया कि भैया एक इमेजिनरी नंबर है। क्या? एक इमेजिनरी नंबर है। तो लेकिन अब नंबर है तो इसको इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, Z से G से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बच्चे Z भी बोलते हैं, वो गलत है, Z बोलते हैं इसको। वैसे A + IV इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या Z को जो X + I/, आपकी खुद की फॉर्म है, कैसे भी लिख दो, C + ID। जिसमें जो ये होता है ये रियल पार्ट होता है किसका? इमेजिनरी नंबर Z। ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको इमेजिनरी इसलिए बोला गया कि इसके साथ I लगा हुआ। अब ये सर I क्या होता है? तो देखिए I क्या होता है। I को इन्होंने कहा है कि रूट -1 की वैल्यू कुछ नहीं होती है, तो इसको एक नए नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया जिसका नाम होता है आयोटा। इसको इस शॉर्ट फॉर्म में I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे आप बताइए I² क्या होगा? -1 होगा। ऐसे I³ क्या होगा? तो देखो I³ को हम लिख सकते हैं I² × I, और I² की वैल्यू थी -1, ये I, तो I³ को लिख सकते हैं -I। I की पावर 4 क्या होगा? 1। क्यों? I² की वैल्यू -1 है। अब I का फिर से स्क्वायर कर दो तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो ये 4 वैल्यूज थी, तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है हमारी? रूट में -1 होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। अब कोई आपसे पूछे A क्या है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z एंड D जो होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ये इसका रियल पार्ट है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी। तो ये सब बेसिक क्यों रिक्वायरमेंट हुई? अगर ये इक्वेशन है, इस टाइप की और भी काफ़ी इक्वेशन है जिसके रूट्स फाइंड करने के लिए, अगर तो कायदे में आप रूट्स फाइंड करेंगे तो रूट में -1 आ गया तो ये तो इमेजिनरी नंबर है। तो यहीं पे हम लोग छोड़ देते थे क्लास 10 तक। आपको याद आ रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10 में B² - 4AC इफ़ लेस देन 0 दैट टाइम वी सेड कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज वो चीज़ हमारी दूर होगी कि कैसे, वहाँ तो हम लोगों ने छोड़ दिया था, नहीं यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको देखते हैं कि जो भी डाउट है, देखो ज़रा इसको समझो, जो भी डाउट है बताइए कि सर ये डाउट है।
अब देख कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारा एक नंबर है, तो इसके साथ भी हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो एक कंसेप्ट आता है अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें एडिशन पहले पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड कैसे करते, तो कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, तो मान लो ये A प्लस IB है और ये मान लो C प्लस ID है। तो अगर आपसे कहा कि Z1 प्लस Z1 या Z कुछ भी बोल सकते, इसको ऐड करें तो रियल पार्ट से रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट, तो A प्लस C प्लस I और B प्लस D। तो ये इस तरीके से अगर माइनस करते हैं तो उसमें यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कोई अलग चीज़ नहीं है। और एक चीज़ देखिए, एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, बहुत से बच्चे इसमें बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कहता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, इनको अगर ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ये होता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब दो नंबर को दोनों ही इमेजिनरी नंबर है, अगर उसको ऐड करते हो तो जो आंसर आएगा वो खुद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यही पढ़ते आए बचपन से, ये एग्ज़ाम में नहीं आती हैं कि Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1, ये होता है, इनको ऐड करो आंसर एक ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इसमें क्या होता है, जैसे Z एक नंबर है, उससे उसी नंबर को माइनस कर देते हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा, सही बात है, उससे उसी नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। एक होता है आइडेंटिटी, ये आपको याद भी नहीं रखना, केवल मैं बता रहा हूँ NCERT में, इसलिए किसी नंबर से 0 माइनस कर दें तो वही नंबर आ जाता है। चलिए अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, मतलब दो नंबर को माइनस किया तो जो आंसर आएगा वो खुद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अच्छा, ये इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है क्योंकि Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1 कभी बराबर नहीं आते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव भी नहीं, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, इसमें बता दें उसमें 3 हो जाते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि Z1 प्लस 2 प्लस Z3 ये कर दो या कोई कर दे, इनको पहले ऐड कर दे तो आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। ये होती है एसोसिएटिव में 3 हो जाते हैं क्योंकि वो एसोसिएट कर रहे हैं, इसका इसके साथ पहले या इसके साथ कर लो। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मल्टीप्लिकेशन, उसमें ठीक ठाक है। मल्टीप्लिकेशन देखिए क्या होता है, अगर किन्हीं दो नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आएगा वो खुद में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। Z1 Z2 हमेशा आएगा Z2 Z1, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव Z1 Z2 Z3 पहले इनका मल्टीप्लाई कर दो आप या इनका पहले कर दो तो भी आंसर सेम आएगा, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है हमारी। अच्छा, एक होता है इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, वो कहते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है और इसका मल्टीप्लाई इसके इन्वर्स से कर दो तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1। अब आपको इसमें क्या ऐसा लॉजिक है अभी पता लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं Z इन्वर्स क्योंकि ऊपर जाएगा तो, ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख दिया 1। अब इसका यूज़ होगा आगे जाके। अच्छा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करें तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आ जाता है, ठीक है। अब आ जाता है डिवीज़न ज़्यादा बुक में आपके दिया नहीं गया है, इस तरीके से करते हैं Z1 अपॉन Z2 फाइंड करना है तो क्या करेंगे Z2, अब डिवाइड करना हमको आता नहीं है तो ऐसे केस में या तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे, अभी बताएंगे, या फिर Z2 का इन्वर्स निकाल देंगे। एक ही तो बात है, देखो ये और ये एक ही तो बात है, ये ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसमें कुछ भी एसोसिएटिव वगैरह को इसमें कोई भी ऐसा खेला नहीं है। तो बेसिक है, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट है भी नहीं, आप देख लेना, बस जो सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और क्लोजर प्रॉपर्टी याद रखेंगे, दो नंबर को ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा कॉम्प्लेक्स आएगा, माइनस करेंगे तो भी और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी, डिवाइड करेंगे तो भी, हर केस में क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होती है। तो लिख लो, उसको लिखना चाहते हो तो जैसे भी। अब देखिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्लास 6 और 8 में 7th 8th में पढ़ा है कि √2 × √3 क्या होगा, बताइए। √6 होगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जो इनके अंदर लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि i² की वैल्यू -1 होती है, सही बात है। क्या एक बच्चे ने लॉजिक लगाया कि सर i² को क्या हम लोग i × i नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। i की वैल्यू होती है √में -1, इस i की वैल्यू होती है √में -1, तो क्या फिर मैं इसको ये नहीं लिख सकता -1 × -1? तो ये तो हो गई √+1, तो i² की वैल्यू कितनी आ गई
+1 आ गई है तो फिर, और जबकि अभी हमने बताया आपको कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये हमारा गलत हो गया। सही बात है, बिल्कुल गलत हो गया। तो अब देखिए, तो हमको छोटी क्लासेस में अब बताया गया था ये कंडीशन कि √a × √b इक्वल होगा √ab के, तभी हो सकता है जब या तो a 0 से छोटा हो, b बड़ा हो सकता है, या फिर b छोटा हो 0 से, कोई ना एक छोटा। अगर दोनों ही 0 से छोटे हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, याद रख लो ये। अगर दोनों ही नंबर 0 से छोटे मतलब नेगेटिव है, देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, अगर दोनों ही नंबर 0 से छोटे तब ये कॉन्ट्राडिक्शन है। मतलब हमने जो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, +1 आ रही है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाती। किस केस में? जब ए भी नेगेटिव है। जैसे अगर कोई आपसे ये पूछे कि -2 × -3 का मल्टीप्लाई क्या आपके अकॉर्डिंग 6 होना चाहिए ना, आपके अकॉर्डिंग। अभी तक जो हमने पढ़ा है 2 3 या 6 -, लेकिन ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों? ये इमेजिनरी नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या आता है, इमेजिनरी नंबर ही आता है ना। ये तो रियल नंबर आ रहा है हमारा, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो इस तरीके। अच्छा, किसी भी रियल नंबर को हम इमेजिनरी नंबर में लिख भी सकते हैं। जैसे 2 है, रियल नंबर है, लेकिन 0 × i ये इमेजिनरी फॉर्म में हो गया, जबकि इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए ये क्या बोल देते, इसको रियल नंबर बोल देते। जैसे कहते हैं ना कि किसी ये 2 है, 2 को x के टर्म्स में लिखो तो ऐसे लिख देंगे x⁻0 मल्टीप्लाई करके। क्यों? x⁻0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें लिख देते हैं। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है और कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है और मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट क्या होते हैं ये ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, सपोज z इज a + ib, दिस इज अ complex number and the modulus is denoted by this is the sign of the modulus and it will be √square of real part of z plus square of imaginary part of z। मतलब इसमें पल्लवी भी बताओ, रियल पार्ट क्या है इसमें? वेरी गुड, a² and the imaginary part is b, so the modulus of the complex number is this। Now what is the conjugate? Suppose z = a + ib and the conjugate denoted by like this line bracket, it will be a - ib। मीन्स जब कभी भी आप कॉन्जुगेट लगाते हैं तो उसके जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो चेंज होता है। रियल पार्ट का प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वही हमारा आपस में क्या होता है, चेंज होता है। तो मुझे एक बात बताइए, ये z है, ये z इन्वर्स है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, a + ib और a - ib। अभी देखो एक चीज़ निकल कर आएगी। चलिए, a + b, a - b, a² - b², तो a² - b², तो ये a² हो गया माइनस i का स्क्वायर और ये b²। i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, +1। क्लियर है ना। तो हमारे पास क्या निकल गया, z × z कॉन्जुगेट। अच्छा, ये देखो मॉडुलस z क्या है, ये है। अगर मॉडुलस z ये है तो ये होता है मॉडुलस z का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b²। तो क्या a² + b² की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी डाउट होगा। मतलब मॉडुलस z का जो होल स्क्वायर है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम आंसर आएगा। ये वैसे आपको याद रखना है, बट हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको प्रूफ कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी आपको डाउट इसमें होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको देखना है। जैसे कभी किसी ने कहा कि z1 + z2 है और इसका हमको ये करना मॉडुलस, तो कभी भी यार ऐसे मत कर देना कि मॉडुलस z और मॉडुलस, कभी नहीं, हमेशा आंसर गलत आएगा। माइनस है तो भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा, एक ही आंसर आएगा। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करो फिर मॉडुलस निकालो, ये सब पर एक एक एग्जांपल समझाऊंगा भैया, ऐसे करो। अच्छा, ऐसे ही z1/z2 का डिवाइड करेंगे तो भी हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं
कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी हो गई। अब ऐसे ही कॉन्जुगेट की आपको प्रॉपर्टी बताते हैं कि Z1 + Z2 या माइनस पूरे का कॉन्जुगेट है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, डिवाइड में भी कर सकते हैं। ये है पूरे का कॉन्जुगेट है तो हम इसको अलग अलग करके एक ही आंसर आएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट आपको होगा। क्लियर है? देख लो ज़रा। तो अभी देखिए, अभी शायद आप लोगों को याद आ रहा हो कि मैंने अभी एक चीज़ बताई थी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपसे बोला था कि z का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आता है, तो मैंने कहा था इसको लिख सकते हैं z × z इन्वर्स = 1। बोला था ना अभी मैंने आपसे। अब देखिए, अभी एक और चीज़ मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाई है, वो ये होती है अच्छा, यहाँ से मैं इस z को इस तरफ लेके आता हूँ और इसको इस तरफ लेकर जाता हूँ, तो ये तो हो जाएगा 1/z और ये हो जाएगा दिस। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा। बच्चों वाली चीज़ है। z को 1/z क्या ये नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं या फिर नहीं? तो ये और एक और फार्मूला बन गया जो आपको याद रखना है, Z इन्वर्स का ये फार्मूला प्रूफ कर दिया हम लोग। इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये आपको याद रखना है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है जी। तो इस तरीके का, क्योंकि वहाँ पे भी Z इन्वर्स था तो Z इन्वर्स इसकी जो भी वैल्यू आएगी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा हमारा 1 आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का भी ये तरीके। अब देखिए जो सारी बेसिक चीज़ें हैं, और एक दो चीज़ें और बता दूँ आपको। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + IB, तो मॉडुलस Z जो होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मॉडुलस Z का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b, और स्क्वायर अगर आप किसी का भी करेंगे तो हमेशा प्लस बन जाएगा, माइनस तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 से के बराबर आ सकता है या 0 से बड़ा आएगा। अच्छा जी, एक और चीज़ बताइए, अगर ये a + IB है तो जो मॉडुलस Z है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर, या मॉडुलस Z हमेशा बड़ा या छोटा होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, मतलब इससे बड़ा होगा या इक्वल होगा। ये भी चीज़ याद रखना। जैसे अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ मैं 2 + I मान लीजिए। मैंने कहा चलो मॉडुलस Z निकालिए, तो ये क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो √5। अब क्या √5 2 से बड़ा है? हाँ जी बिल्कुल बड़ा है। I का कोफिशिएंट 1 है, √5 1 से बड़ा है? हाँ जी बिल्कुल बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मॉडुलस नंबर आता है वो हमेशा रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर से बड़ा होगा या इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट से बड़ा होगा या फिर इक्वल। ये सारे बेसिक जो भी हैं एक्सरसाइज 5.1 का सारा बता दिए। अब मैं एग्जाम्पल को कवर करूँगा, इसमें एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसमें, इसको आप और लिख लीजिए। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है 4x + I 3x - y = 3 + I - 6। तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये 4x है, ठीक है। अब देखिए, जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो याद रखो कि उनके इमेजिनरी पार्ट और इसके इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और ये रियल पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर रियल पार्ट क्या? अगर मैं देखो, रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ I नहीं होता है। तो इसमें रियल पार्ट ये हो गया और इसमें रियल पार्ट क्या हो गया? 3 हो गया। तो x = 3/4। अच्छा, इसमें इमेजिनरी पार्ट हो गया 3x - y, इसमें हो गया -6। तो चलिए x की जगह 3/4 - y = -6। अब y निकाल देंगे। 3 × 9/4 + 6 = y। इसका एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। अब चलिए एग्जांपल सेकंड, बच्चों वाला क्वेश्चन था। कहने का मतलब है दो अगर कोई इक्वल हैं तो उनके इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल तो रियल। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे भाई मल्टीप्लाई करना है और a + IB की फॉर्म में लिखना है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन है 1/8i। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो -5 × 1/8 और I²। अच्छा, I² की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये क्या आ जाएगा? 5/8। लेकिन अब क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो। यहाँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर I तो हट ही गया, तो इसको ऐसे लिख देंगे 0i। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया। चलिए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि -I 2i -1/8 -I/8 की पावर 3। चलिए देखते हैं। अच्छा,
मल्टीप्लाई करते माइनस का 2i² और ये माइनस का i³ अपॉन 8 का क्यूब। सही बात, 8 ही है ना, 8 का क्यूब है। तो अब देखिए, अच्छा i² की वैल्यू -1 तो ये +2 हो जाएगी। और अभी हमने पढ़ी है i³ की वैल्यू होती है -i और 8 का स्क्वायर, 8 8 64, 64 लगभग 512, तो माइनस का 2i अपॉन 512। अब कह रहे हैं इसको a + i मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, रियल पार्ट है नहीं तो इसे मैं ऐसे लिखेंगे 0 + -2 अपॉन 512i। वैसे आप काटना चाहें इसको काट भी सकते हैं 2 से, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 3 देखते हैं। ये सब सिंपल चीज़ें हैं, इसको लिख लो जल्दी से आप पहले। देखिए इसमें i³ की वैल्यू होती है, i³ की वैल्यू होती है -i, तो -i है तो एक माइनस पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए एग्जाम्पल 3 देते हैं, बकवास एकदम। a+ कह रहे हैं 5 - 3i³ तो कह रहे हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लो। कुछ नहीं यार, a³ - b³ का फार्मूला खोल दो, a³ - b³ -3ab ब्रैकेट a - b। ठीक है, तो 5 का क्यूब 125 -3 का क्यूब 27 और i का क्यूब क्या होता है -i, तो ये हो जाएगा +i -5 3 जा 15 45i 5 - 3i 125 27i अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यार ये कितना हो जाएगा 225 i और माइनस प्लस 25 135 i² क्या हो जाएगा -1। तो जो रियल पार्ट उनको पास लिख लो, ये और ये, तो -10 और यहाँ से i कॉमन ले लो बस, तो 27 - 2 to 5, तो ये हो गया -10 प्लस माइनस क्यों आएगा यार। अब कितना हुआ 198। ठीक है आंसर, हाँ कैलकुलेशन है सही है, माइनस में आ रहा ठीक है। ये माइनस आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब दूसरा कह रहे हैं एग्जाम्पल 4, वो भी सब ऐसे ही है। ये कह रहे हैं कि -√3 प्लस माइनस के अंदर √2 है। ठीक है, और 2√3i। अब चलिए देखिए 2√3 -i, हाँ -i है। चलिए अच्छा इसको देखते हैं। अब देखो ये तो ठीक है यार, माइनस का √3 तो चल जाएगा। अब ये रूट के अंदर -2 है, इसको देखो, क्या रूट के अंदर -2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, √2 × √-1 बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, i होती है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2i। बस अब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। तो √3 का इसके साथ होगा तो -2, देखो अब 11th में हो यार, √3 का √3 के साथ 3 2 जा 6, तो डायरेक्ट हो जाएगा 6 -√3 का i के साथ माइनस प्लस √3i। इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6i, फिर ये माइनस है √2i², i² क्या होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा +1, तो इनको पास लिख लो, माइनस का 4i कॉमन ले लीजिए, √3 + 2√6। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। सही आ रहा हमारा। ओहो यार ये √2 है, 2 थोड़ी ना है, हाँ वही नहीं, -6 प्लस क्यों -6 से √2 कभी ऐड नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल केवल कैलकुलेशन है। एग्जाम्पल 5 अच्छा है, उसको देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 5 ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं इसमें कि 2 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करो, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, तो कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मीन्स हमको ये फाइंड करना है। हमने प्रूफ किया भाई z इन्वर्स क्या होता है, कॉन्जुगेट z अपॉन मॉडुलस z, इसका यही तो होता है, प्रूफ किया हमने। तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, जो i के कोफिशिएंट का साइन चेंज हो जाता है हमेशा, तो 2 + 3i अपॉन मॉडुलस z क्या है 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। क्यों, z में a² a क्या है रियल पार्ट, b क्या -3, इनका स्क्वायर कर देंगे तो बस 2 + 3i √2 2 जा 4 3 3 जा 9, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, 2 + 3i अपॉन 13, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2/13 + i 3/13। तो
तो इस तरीके से हमने इसका इन्वर्स निकाला। मतलब क्या हुआ, आप इनका और इनका मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर हमेशा आपका कितना आएगा, 1 आएगा। चलो करके देखते हैं, ये z इन्वर्स हमारे पास आ जाए, उनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 - 3i 2/13 प्लस i 3/13। चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो 2 2 जा 4/13 प्लस इसका इसके साथ करते हैं तो i 2 3 जा 6i/13 माइनस 3 2 जा 6i/13 माइनस का 3 3 जा 9i² तो i² की वैल्यू क्या होगी, -1, तो ये क्या हो जाएगा, +1। ये तो कैंसिल हो गए। अब इधर कितना बचा, 4/13 प्लस 9/13, तो कितना आया, आंसर बना गया। तो मतलब हमको पता है कि हम किसी भी, जैसे 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2, आंसर करेंगे 1/2 ही तो आएगा। सेम वही प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एप्लीकेबल होता है। 6 का फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं कि 5 + √2i अपॉन 1 - √2i। तो ऐसे केस में रैशनलाइज कर देते हैं, जब नीचे भी आई होता तो 1 + √2i और 1 + √2i। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का 1 में 5 बन जाए 5 प्लस 5 का इसमें 5 √2i, इसका इसमें करेंगे तो ये √2i, और √2 का देखो, √2 का √2 में होगा 2 और i², तो i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो जाएगी। अब ये देखिए a - b, a + b, तो a² - b², 1 का स्क्वायर माइनस √2i का होल स्क्वायर। 5 से 2 गया 3 प्लस यहाँ से मैंने क्या वैसे आप √2 कॉमन आ रहा, कॉमन लेना चाहो लिख दो, वरना इनको ऐड कर दो। 5 √2 प्लस √2i, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2 और ये i²। तो 5 √2 में √2 ऐड करेंगे तो 6 √2i, 1 i² की वैल्यू -1, तो क्या हो गया, प्लस का 2, तो 3 + 6 √2i/3, इसको अलग अलग लिख दो, 3/3 प्लस 6/3 √2i, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 √2i, 1 + 2 √2। कैलकुलेशन सिंपल है, 1 + सही, एकदम सही आ रहा है इसको। तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं। इसको लास्ट एग्जाम्पल और लिख लो इसको, i की पावर -35। सबसे पहले तो i की पावर को पॉजिटिव बनाओ, मतलब i नीचे आ जाएगा। अब सुनिए एक बात सुनो, अगर 2 की पावर 4 है तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 8। पावर की जो पावर होती है उनका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, हमको एक बात और पता है कि i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, ये भी हमको पता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, क्या हम 35 को, आप लोग होशियार बच्चे ये बता सकते हैं, क्या हम इसको 32 इंटू i की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखो कैसे, मैंने कैसे किया, 4 8 जा 32 और 32 में 3, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है सेम बेस होता है, पावर ऐड होती हैं। या अगर आपको ये लॉजिक समझ नहीं आया तो 4 का डिवाइड करो 35 में, 4 8 जा 32, 3 आया ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, i की पावर 4 की पावर 8 प्लस 10। क्यों ऐसा किया, क्योंकि i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही तो आएगा, और इंटू i की पावर 3, तो i की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, -i, तो इसका आंसर आ जाएगा i। ये भी आ सकता है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन i को नीचे नहीं छोड़ते, तो रैशनलाइज कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं i का, तो क्या होगा, -i/i², i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये +1 हो जाएगा, तो i आंसर आ जाएगा। मतलब i की पावर -35 का जो आंसर आएगा वो i आएगा। एक और मैं अपनी तरफ से एक ऐसा क्वेश्चन बताते हैं बड़ा सा लेके, कि ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खैर एक्सरसाइज में भी करेंगे, लेकिन सपोज़ किसी ने आपसे ये बोल दिया i की पावर 202, मतलब इसकी वैल्यू पूछ ली, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, 4 का डिवाइड करो उसमें सीधे, ठीक है। तो देखो अब कैसे लिखेंगे, i की पावर 4 की 56 इंटू i की पावर 4 की वैल्यू 1, 1 की पावर 56 1 इंटू i, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, i की वैल्यू क्या थी, रूट में -1। तो इस तरीके से आंसर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने इंट्रो पार्ट पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ लिया। एक वीडियो बनाऊंगा कि नीड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की, खैर इंजीनियरिंग में इसका यूज़ होता है, फिर भी एक बनाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों हुई। ओके।